हेलो लिटरेचर लवर्स, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। जैसे कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अब वहीं से आगे हम चलते हैं और आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं एज ऑफ रोमांटिसिज्म। अब मैं मिलता हूँ आपको क्लास के बाद में। चलो शुरू करते हैं क्लास आज। देखिए, अगर हम एज ऑफ रोमांटिसिज्म की शुरुआत की बात करें कि एज कब से शुरू हुई है, तो इस बात पर अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों का मानना है कि एज ऑफ रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी 1785 में, यानी एज ऑफ सेंसिबिलिटी के एंड होने पर। कुछ लोगों का मानना है कि इस एज की शुरुआत हुई थी 1789 में, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिगिनिंग पर। बट कुछ लोगों का मानना है कि एज ऑफ रोमांटिसिज्म की सही शुरुआत हुई थी 1798 में विद द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स। इस टाइम पर लिरिकल बैलेड्स आया था वर्ड्सवर्थ का, और उसी के साथ में 1798 में एज ऑफ रोमांटिसिज्म की सही शुरुआत हुई थी। और मेजॉरिटी का यही मानना है, यानी अधिकांश लोगों का यही मानना है कि रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 में ही हुई है। तो 1798 को ही हम करेक्ट डेट मानेंगे, क्योंकि जहां पे बहुमत है भाई वहां तो जाना पड़ता ही है। बट अगर हम इस एज की एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में भी भाई कंफ्यूजन ही है। कुछ लोगों का मानना है कि 1830 में इस एज की एंड हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि 1850 में इस एज का एंड हुआ, और कुछ लोगों का मानना है कि 1890 में इस एज की एंडिंग हुई। माना जाता है कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट में रोमांटिक एज धीरे धीरे खत्म हुई थी, यानी इसकी कोई एग्जैक्ट डेट हम एंडिंग की नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यहां रोमांटिक का मतलब यह नहीं है कि लड़का और लड़की के बीच में रोमांस, बल्कि यहाँ पे नेचर के प्रति जो लव है ना, जो ट्रू फीलिंग थी, इस एज में देखने को मिलती है। यानी इस एज में हम कह सकते हैं रोमांस फॉर नेचर देखने को मिलता है। लड़का लड़की वाले रोमांस की बात यहाँ पे नहीं चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म। देखिए, रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट था, डोमिनेंट मूवमेंट था एक लिटरेचर फील्ड में और अदर आर्ट्स में, जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग और एक्सेट्रा। और ये मूवमेंट चला था हमारा 1798 से 1832 तक। इसे ही हम रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं। अगर हम इस एज के मेन फीचर की बात करें तो सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिविजुअल फीलिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। यानी हर इंसान को फ्रीडम थी अपने आप को एक्सप्रेस करने की। सभी इंसान अपने अपने अकॉर्डिंग खुद की फीलिंग्स रख सकता था, उन्हें एक्सप्रेस कर सकता था। और यहां मैं आपको बता दूं कि इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था, यानी इमेजिनेशन पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया था। अब से पहले इतना इमेजिनेशन पे कभी भी फोकस नहीं किया गया था जितना एज ऑफ रोमांटिसिज्म में किया गया था। अब यहां पे देखिए, फिर उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, जो 1789 से 1799 में चल रहा था। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे, और फ्रेंच के लोग लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। इसी के साथ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये बाकी यूरोपियन कंट्री में भी जा रही थी। और इन सभी यूरोपियन कंट्री में अगर सबसे ज्यादा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था तो वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर पड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ। यहां से एक बात तो तय हो गई है कि रोमांटिसिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हाईली इन्फ्लुएंस्ड था। और यहां पे मैं आपको बता दूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में इट वाज एक्सेप्टेड दैट एवरी इंडिविजुअल वाज फ्री एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी हर इंडिविजुअल अपने आप में फ्री है और सभी का बराबर महत्व है, हर कोई अपना इंपॉर्टेंट रखता है, यहाँ पे हर कोई इक्वल है। ये वाली फीलिंग अब आ गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, और ब्रिटेन में भी ये वाली फीलिंग्स आ गई थी। यहां तक आपको क्लियर होगा। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, यानी न्यू क्लासिकल एज हमने कंप्लीट किया था, हम वहां पढ़ चुके हैं कि वहां पे कुछ ओरिजिनल आइडियाज नहीं थे, बट रोमांटिक एज में ओरिजिनल आइडियाज आ गए। यानी यहां पर हम एक डिफरेंट देख सकते हैं न्यू क्लासिकल एज के राइटिंग में और रोमांटिक एज के राइटिंग में। देखो, न्यू क्लासिकल में क्या हो रहा था, इमिटेशन हो रहा था क्लासिकल राइटर्स को, बट रोमांटिक एज में ओरिजिनल आइडियाज आ गए थे, न्यू आइडियाज आ गए थे। दूसरी तरफ न्यू क्लासिकल एज में क्या हो रहा था,
एक डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था, एक हार्ड लैंग्वेज का। बट यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज जो आम लोगों के बीच में बोली जाती है, उस लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था। न्यू क्लासिकल एज की जो राइटिंग्स थी वो एक प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस था, यानी वहां पे इमोशंस की कमी थी और इमेजिनेशन की कमी थी, और वो उन्हीं लोगों के लिए लिखी जाती है जो टाउन पोइट्री थी, यानी शहर के लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो एजुकेटेड पीपल थे उन्हीं के लिए न्यू क्लासिकल एज में राइटिंग्स होती थी, वहीं पे पोइट्री लिखी जाती थी। बट रोमांटिक एज में नेचर पे बेस हो गई थी राइटिंग, रूरल लाइफ यानी ग्रामीण एरिया जो कॉमन लोग भी समझ सके, उस टाइप की पोएट्री हो गई थी रोमांटिक एज में, यानी कॉमन लैंग्वेज बिल्कुल, और इमेजिनेशन तो भरपूर मात्रा में भर भर के आ गई थी। तो ये सारे अंतर थे न्यू क्लासिकल एज की राइटिंग की और रोमांटिक एज की राइटिंग की। अब देखिए, रोमांटिक एज को हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जानते हैं, और ये ऑल्सो नोन एज रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म, और इस एज को हम रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखने वाली है। एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कह लो, रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म कह लो, या रोमांटिक एज कह लो, या एज ऑफ रोमांटिसिज्म कह लो, ये एक ही बात है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, हम पहले बार बार पढ़ चुके इस बारे में। यहाँ पे इस एज में सेलिब्रेशन हो रहा था नेचर का, इमेजिनेशन का, पर्सनल फीलिंग का, इमोशंस का और ब्यूटी का। और यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे जो एक जनरल बैकग्राउंड चल रहा है अभी हमारा, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आयरिश से यहाँ पे काफी इमिग्रेशन हो रहा था, आयरिश से काफी इमिग्रेशन हो रहा था ब्रिटेन में इस टाइम पे। अब देखिए, इस एज में पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्किंग क्लास थी ना, वो भी एजुकेटेड हो रही थी, वो भी पढ़ लिख रहे थे। और यहाँ पे एक बड़ी बात ये थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिसकी वजह से स्लम्स बढ़ रहे थे, चाइल्ड लेबर बढ़ रहा था, और नई नई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। और ये सब हमें देखने मिलता है, विलियम ब्लेक्स का एक पोएम है, इन दो पोएम हमें देखने मिलती हैं, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से ब्रिटेन में स्लम्स बढ़ रहा था, चाइल्ड लेबर बढ़ रही थी और प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। इन सब के पीछे क्या, इन सब के बिहाइंड क्या रीजन था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। लोग ग्रामीण से, गांव से शहरों की तरफ जा रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां ये बन रही थी, लोग घर से बेघर हो रहे थे। ठीक है, उधर मैंने आपको बताया आयरिश इमिग्रेशन हो रहा था, आयरिश से लोग यहाँ पे आके बस रहे थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी उस टाइम पर। और जो सोल्जर्स थे उनको वापस भेज रहे थे, उनको जॉब से निकाला जा रहा था क्योंकि उनकी जरूरत नहीं बची थी, और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी। और मैं आपको यहाँ बता दूं, 1819 में इंग्लैंड में इसी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि थॉमस चैटरटन को फर्स्ट रोमांटिक पोएट कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट रोमांटिक पोएट कौन थे? वो थॉमस चैटरटन है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ जो रोमांटिक टर्म था उसको सबसे पहले यूज करने वाले जो राइटर थे वो थे फ्रेडरिच स्लेगल। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो आपको जरूर पता होगा कि 17th सेंचुरी में कैथोलिक्स की बहुत बुरी कंडीशन थी। उस वक्त अगर किसी ने कैथोलिक धर्म को अपना भी लिया ना इंग्लैंड में, तो उसे एक्ट ऑफ ट्रीजन माना जाता था, यानी उस व्यक्ति ने अपने देश के साथ में गद्दारी की है, ऐसा माना जाता था। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मेरी देखी हैं तो ये बात आपको पता होगा। तो यहां मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्लासेस देखनी बहुत जरूरी है, वो सभी ही बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आगे बढ़ रही हैं। आपको एक एक चीज बिल्कुल समझ में आने वाली है अगर आप शुरू से मेरी सारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस देख रहे हैं। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 17th सेंचुरी में कैथोलिक्स की कंडीशन बहुत खराब थी, वो हम पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे आके कैथोलिक्स की कंडीशन क्या हो गई? ठीक हो गई थी। इमेंसिपेशन ऑफ कैथोलिक्स, यानी सुधार हो गया था उसमें, यानी हम कह सकते हैं कि कैथोलिक्स को इक्वल राइट्स मिलने लगे थे। अब देखिए, अगर हम रोमांटिक एज के पोएट्स की बात करें तो 2 जनरेशन में इन पोएट्स को बांटा गया है। यहां वो हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं वो वर्ड्सवर्थ आते हैं, सेंट कॉलेज आते हैं, और साउदी आते हैं, वॉल्टर स्कॉट आते हैं। जो सेकंड जनरेशन में आते हैं वो शैली आते हैं, कीट्स आते हैं, बायरन आते हैं, और चार्ल्स लैम, हेजेट मोर, ये एक्सेट्रा बहुत सारे और भी पोएट्स हैं। तो यहाँ पे 2 जनरेशन में रोमांटिक एज के पोएट्स को डिवाइड किया गया है। मैं आपको बता दूं, जो वर्ड्सवर्थ थे
वो पोएट ऑफ नेचर थे, एफ.टी. कोलरिज थे, ये सुपर नेचुरल पोएट थे और इन्होंने फर्स्ट थ्योरी दी थी वो पोएट्री की, यानी फर्स्ट थ्योरी ऑफ पोएट्री किसने दी? एफ.टी. कोलरिज ने दी थी। वॉल्टर स्कॉट को पोएट ऑफ मेडिवल लव कहा जाता है, शैली को पोएट ऑफ लव कहा जाता है, कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, बायरन को पोएट ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। तो ये हमारी कुछ बातें थी, जनरल बैकग्राउंड था हमारा एज ऑफ रोमांटिसिज्म का। अभी यहाँ पे एज ऑफ रोमांटिसिज्म समाप्त नहीं हुई है, अभी नेक्स्ट क्लास में हमें इसको कंटिन्यू रखना है और नेक्स्ट क्लास में हम इस एज के इंपोर्टेंट राइटर्स और उनके इंपोर्टेंट वर्क्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे साथ बनाए रखिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।